Hello students, welcome to your PDF. I am Jitendra Tyagi and now I am going to discuss in detail about the entire procedure of CCMT. Okay, so this session will help you in understanding the procedure of CCMT and a lot of doubts which you have in your mind. I hope those doubts may get cleared. Okay, so starting from the beginning and up to end, what are the main steps which we should know about CCMT 2022? So those things I am going to discuss here. Okay, तो जिनको भी CCMT का फॉर्म फिल करना है उन सारे बच्चों के लिए ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल रहेगा। आपको पूरा देखना है एक बार और काफ़ी मतलब डाउट्स और एक पूरा पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगा अबाउट CCMT 2022। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं CCMT के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन। CCMT 22 जो है आपका NIT जयपुर की तरफ से कंडक्ट किया जा रहा है। NIT जयपुर इसको कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। और इसमें पहला क्वेश्चन है कि एलिजिबिलिटी के लिए वैलिड गेट स्कोर कौन कौन से हैं। सो आपके पास अगर 20 का, 21 का और 22 का, इफ़ यू हैव एनी गेट स्कोर, एनी वैलिड गेट स्कोर ऑफ दीज ईयर्स, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। ओके, वैलिड गेट स्कोर इज मस्ट। सो एनी ईयर 20, 21, 22 यू कैन अप्लाई इन CCMT 2022। ओके, तो पहला पॉइंट कि गेट स्कोर वैलिड। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जो भी इसमें पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके जो TA कैटेगरी वाले, ठीक है ना, जिनमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगा HRD की मिनिस्ट्री की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, ठीक है, जो स्कॉलरशिप मिलता है TA कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं, तो उनके लिए रेगुलर MTech के एडमिशन्स होंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड गेट स्कोर। जो भी सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है या कहीं पे MS का या MTech रिसर्च का प्रोग्राम है किसी NIT में, लाइक NIT सूरतकल में जैसे निकला हुआ है MTech रिसर्च, या NIT वारंगल में जैसे सेल्फ स्पॉन्सर्ड है, वो सारे प्रोग्राम के जो एडमिशन्स होंगे वो CCMT के थ्रू कवर नहीं होंगे। CCMT के थ्रू केवल कौन से एडमिशन्स होंगे? TA कैटेगरी के एडमिशन्स होंगे जिनमें स्कॉलरशिप मिलेगा आपको। ओके, तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। सेल्फ स्पॉन्सर्ड अगर किसी NIT में निकलता है, यू हैव टू सेपरेटली अप्लाई फॉर दैट। ओके, अगर स्पॉन्सर्ड निकलता है या फिर MTech रिसर्च या MS, कोई भी प्रोग्राम जो रेगुलर MTech नहीं है, TA कैटेगरी वाला नहीं है, अलग से निकलता है, आपको सेपरेटली रेस्पेक्टिव NIT या जो भी पार्टिसिपेंट इंस्टीट्यूट है उनकी वेबसाइट पे जाके सेपरेटली उसको अप्लाई करना है, वो CCMT से सेपरेट चलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए रहने वाला है, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स। कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो CCMT के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं? ओके, टू फिल देयर MTech सीट्स। सो कोई भी IIT इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। IITs जो करते हैं या तो इंडिपेंडेंटली करते हैं इंडिविजुअली, या फिर वो COAP के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे CCMT में मेनली ऑल NITs, जितने भी इंडिया में NITs हैं वो सारे के सारे CCMT के थ्रू आपको एडमिशन देते हैं MTech प्रोग्राम में। और IIITs, सो मोस्ट ऑफ द IIITs, ओके, कुछ IIIT एक्सेप्शन है, जैसे कि IIIT दिल्ली है, IIIT आपका हैदराबाद है, या फिर IIIT बेंगलुरु है, जो CCMT से कंडक्ट नहीं करते एडमिशन प्रोसीजर। रिमेनिंग जितने भी IIITs हैं उनमें मोस्ट ऑफ द IIITs दे गिव एडमिशन इन MTech प्रोग्राम ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर थ्रू CCMT काउंसलिंग। ओके, तो IIITs के अंदर कवर होंगे मेनी IIITs। देन देर इज वन कॉलेज IIEST शिवपुर, दैट इज आल्सो गुड कॉलेज, ये भी इसी के अंदर आएगा, CCMT के थ्रू एडमिशन देता है। एंड GFTI, जिनको हम कई बार CFTI भी बोलते हैं, यहाँ पे हमने यूज किया हुआ GFTI, मतलब गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो जितने भी गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, वो CFTI भी कह सकते हैं उनको, सेंट्रली फंडेड, वो सारे के सारे, ऑल ऑफ देम ऑलमोस्ट। ओके, जैसे श्री माता वैष्णो देवी जम्मू यूनिवर्सिटी है कटरा में, ठीक है, और उसके अलावा पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है, स्लाइट संत लोंगोवाल है संगरूर में, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं अलग अलग इंडिया में जो CFTI हैं, और वो MTech में एडमिशन देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर थ्रू CCMT काउंसलिंग। ओके, सो 3 कैटेगरीज आर देयर, ये मेन कैटेगरीज हैं पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स की जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है हमारा ब्रीफ में, जो मिनिमम क्राइटेरिया है एडमिशन इसमें अप्लाई करने के लिए CCMT में, यू मस्ट हैव ए वैलिड गेट स्कोर। Without gate score, you cannot apply in CCMT for regular MTech admissions. Okay, so valid gate score is must. Now, second is BTech criteria. So, in BTech degree or BE degree, okay, you must have 60% marks or 6.5 CGPA
for general category, EWS category, OBC category. And for SC, ST, PWD, there is some relaxation. So here either you have 6 CGPA or 55%, okay, then you can apply in CCMT, right? And then third point is if both percentage and CGPA are mentioned. So what is this point? देखो, in your degree, if only percentage is mentioned in your certificate or in your qualifying degree, if only percentage is mentioned, that will be considered. If CGPA is mentioned, that will be considered. But if both are mentioned, both CGPA as well as percentage are given in your qualifying degree certificate or mark sheet, then they will consider CGPA. Okay, ये important point है, आपको याद रखना है. जो भी आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको मेंशन किया होगा, अगर परसेंटेज ओनली दिया हुआ है देन परसेंटेज कब यहाँ पे आपको फिल करना होगा. इफ ओनली CGPA तो CGPA आपको फिल करना होगा. इफ बोथ आर मेंशन्ड देन CGPA, ओनली CGPA विल बी कंसिडर्ड. तब परसेंटेज को कंसिडर नहीं किया जाएगा. तो CGPA का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा दैट यू हैव टू क्लियर. ओके, सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसमें किसी भी तरीके का अगर कोई आपका कंफ्यूजन है या मतलब आप इसको फुलफिल नहीं कर रहे हो तो बी केयरफुल, बिकॉज लेटर स्टेजेस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम आएगा. नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, द वेरी फर्स्ट स्टेप. अब देखो ये तो बेसिक एलिजिबिलिटी कहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है, और ये सब हमने समझ लिया. अब स्टार्ट करते हैं एंटायर प्रोसीजर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इफ यू वांट टू अप्लाई यू हैव टू गो टू द वेबसाइट ऑफ CCMT 2022. you have to register yourself. You will fill your details, your qualifying degree, okay, BTech degree name will matter. What is the name of the exact BTech degree? Okay, suppose you are from electrical and electronics, then you have to mention electrical and electronics. Okay, you cannot mention that electrical. Okay, so every BTech discipline is important. Okay, according to that discipline and according to your gate paper, you will get list of available choices. Okay, सो जो भी आपकी एग्जैक्ट ब्रांच है आपको वही फिल करना है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे. उसमें कोई भी आपको अप्रोक्सीमेशन अजम्पशन नहीं करना है. ओके, और ऑल पॉसिबल ब्रांचेस आपको लिस्ट में दिखेंगी, उसी में से आपको पिक करनी है अपनी जो ब्रांच है आपकी. ओके, उसके बाद सबसे पहले आपने क्या किया, रजिस्टर करना है बिफोर 12 जून, 12 जून से पहले. 12 जून की अभी लास्ट डेट है, ठीक है ना. तो उससे पहले पहले आप रजिस्टर कर लेंगे. और रजिस्टर करने के बाद देखो यहाँ पे जब आप रजिस्टर कर लेंगे, अपनी जो भी गेट की डिटेल्स हैं वो सारी फिल आपने कर दी, देन यू विल गेट ए लिस्ट ऑफ अवेलेबल चॉइसेस. ओके, यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिखेगी कि कौन कौन सी चॉइसेस ऐसी हैं जिसमें आप एलिजिबल हो. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आफ्टर रजिस्ट्रेशन यू विल बी एबल टू वॉच टू सी लिस्ट ऑफ अवेलेबल चॉइसेस. कौन कौन सी चॉइसेस अवेलेबल है जहां पे आप जिनको आप लिस्ट में रख सकते हो, ठीक है, जिनको आप फिल कर सकते हो. तो वो लिस्ट आपको दिख जाएगी जस्ट आफ्टर रजिस्ट्रेशन. ओके, बट आप उसमें कुछ कर नहीं पाओगे. यू कैन नॉट फिल द चॉइसेस एट दिस स्टेज. यू आर नॉट एबल टू फिल द चॉइसेस. यू कैन ओनली सी द लिस्ट ऑफ चॉइसेस. यू कैन डाउनलोड दैट लिस्ट. PDF will be there. You can download also that, so that carefully read each option available and then arrange them. Okay, arrangement is very very important, right? Now suppose you have decided the final list, in which order, in which priority order you are going to fill the choices. You have decided it. What you have to do, you have to pay the registration fee. Okay, जो आपको फी है वो पे करना है. कितना फी पे करना है, कैसे करना है, आई विल डिस्कस, राइट. तो पहले आपने रजिस्टर किया, आपको लिस्ट ऑफ अवेलेबल चॉइसेस मिला, देन यू हैव टू पे रजिस्ट्रेशन फी. ओके, ये रजिस्ट्रेशन फी आप यूपीआई से कर सकते हैं या फिर आईसीआईसीआई बैंक की इंटरनेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कर सकते हैं या आईसीआईसीआई बैंक की किसी ब्रांच से कर सकते हैं. ओके, डिफरेंट मोड्स आर अवेलेबल. एंड आफ्टर पेइंग द फी then you can fill the choices. Okay, then you can fill the choices. So there you will get this type of 2 columns. So in this column you will get a list. Okay, there will be a list of available choices. All available choices for you will be here and you have to add them to this side. Okay, suppose this is your first choice, so you can add it to this side. It will be your first.
Okay, you can remove also any choice, any selected choice. So this has been selected as choice number 1. Now this is second. Suppose you want to choose at second, so you can add this and it will be available at second number. So you have selected 2 choices. So in this method you have to arrange all the choices available here. You have to arrange them. उनको as it is नहीं fill करना है. आपको कहाँ पे इंटरेस्ट है, क्या ब्रांच, क्या कॉलेज में ज्यादा प्रायोरिटी आप रखना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली यू विल अरेंज देम. ओके, और जितनी भी चॉइस यहाँ पे हैं उनको आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हो. ऑल कैन बी अरेंज्ड, बट सबको अरेंज नहीं करना. आई विल डिस्कस कि किनको करना है किनको नहीं करना. ओके, आप यहां से उठा के यहां कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो और इनको अप डाउन भी कर सकते हो. सपोज स्टार्टिंग में आपने एक ऑर्डर फिक्स कर लिया बट आप चेंज करना चाहते हो कुछ, सो अप डाउन का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है. एंड वेन एवर यू मेक एनी selection of choices here, don't forget to save the choices. Okay, जब तक सेव नहीं करोगे choices को ये आपकी कंसीडर नहीं होंगी. ठीक है ना, तो सेव करते रहना है. जब भी कोई मॉडिफिकेशन करोगे, whenever you do any modification you have to save the choices. ये ध्यान रखना है, सेव करते रहना है. लेकिन लॉक नहीं करना है, स्टार्टिंग में लॉक नहीं करना है. ठीक है, ये लॉक कब करना है, ये लास्ट का स्टेप है कि जब आपने सारी चॉइस अपनी सेलेक्ट करके फिल कर ली और उनको प्रॉपर ऑप्टिमाइज वे में अरेंज कर लिया, देन यू हैव टू लॉक द चॉइसेस. ओके, अरेंज करने के बाद आपने सेव कर लिया और फिर उनको लास्ट में अब आप कोई चेंज नहीं करना चाहते हो. ठीक है ना, ऑप्टिमम लिस्ट आपने बना ली है, देन यू प्लीज लॉक द चॉइसेस. ओके, बट बी केयरफुल दैट वंस यू लॉक द चॉइसेस नो चेंज विल बी अलाउड. ओके, नो चेंज विल बी अलाउड. ओके, एक बार चॉइस लॉक कर ली, कोई चेंज अलाउड नहीं रहेगा आपको अप टू 3 रेगुलर राउंड्स. 3 रेगुलर राउंड में इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते आप. एंड टेक प्रिंट आउट ऑफ द चॉइसेस फिल्ड, चॉइसेस सेलेक्टेड. जो भी आपने चॉइस यहां पे फिल करी है उनका एक प्रिंट आउट, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसका एक प्रिंट आउट आपके पास आ जाएगा. उसको अपने पास रखना है संभाल के. एट द टाइम ऑफ एडमिशन इट विल बी रिक्वायर्ड. तो पहली स्टेज, जो सबसे पहला स्टेप है हमारा स्टार्टिंग का, वो आप ध्यान से समझ लो कि उसमें क्या क्या करना है. ठीक है, और उसके बाद हम आगे चलते हैं. नाउ सपोज यू डू नॉट लॉक द चॉइसेस, बाय मिस्टेक यू फॉरगेट टू लॉक द चॉइसेस. ओके, सो एट द लास्ट डेट, ओके, 12 जून के बाद 13 जून जो होगा लास्ट होगा सारा कुछ. तो लास्ट डेट के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो लास्ट सेव्ड चॉइसेस होंगी वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगी. ओके, तो लास्ट में जो भी आपने सेव करके रखा हुआ होगा, आपने खुद उसको लॉक नहीं किया, तो एंड में वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगी वही. फिर उसमें कोई मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं होगा आफ्टर 13 जून. ओके, 12 जून तक आप रजिस्टर करोगे. 13 जून तक का कुछ टाइम दिया उन्होंने क्वेरीज के लिए, डाउट्स के लिए, फी से इशू रिलेटेड के लिए. तो 13 को एंड हो जाएगा प्रोसीजर फिल करने का फॉर्म, ये रेगुलर राउंड के लिए. ओके, नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अलॉटमेंट रूल्स. अब देखो आपने ये चॉइस फिल कर दी, आप अब वेट करोगे राउंड नंबर 1 का. ठीक है, देयर विल बी टोटल 3 रेगुलर राउंड्स एंड 2 स्पेशल राउंड्स. टोटल कितने राउंड्स होंगे, 5. ओके, 5 राउंड्स होंगे टोटल, 3 रेगुलर राउंड्स, 2 स्पेशल राउंड्स. ओके, सो अभी हमने फॉर्म फिल किया है, चॉइस फिल करी है, तो अभी हम बात करेंगे फर्स्ट राउंड की. जो फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट होगा उसका क्या प्रोसीजर है. उसमें मोर गेट मोर चांस, सिंपल. ज्यादा गेट होगा, आप 2 बच्चे हैं जैसे, ठीक है, जिसका हायर गेट होगा, गेट स्कोर होगा, उसको पहले उसकी चॉइस अलॉट होगी. ठीक है ना, और उसके बाद दूसरे बच्चे का नंबर आएगा. तो गेट स्कोर विल मैटर. योर बीटेक सीजीपीए, बीटेक परसेंटेज विल नॉट मैटर हियर इन अलॉटमेंट. ओके, आपका सीजीपीए कुछ भी हो, दैट विल नॉट मैटर. ओनली व्हाट विल मैटर, योर गेट स्कोर विल मैटर. ओके, नाउ व्हाट इफ 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम गेट स्कोर. सपोज 2 स्टूडेंट है, सेम गेट स्कोर है. अब एक ही सीट दोनों को चाहिए कि एनआईटी तिरछी में वीएलएसआई दोनों चाहते हैं, सेम स्कोर है, तो पहले किसको अलॉट होगी वो सीट. अब इसमें क्या रूल है इनका, यहां पे ये रूल चलेगा, इफ 2 कैंडिडेट्स हैव सेम गेट स्कोर द AIR अपॉन टोटल कैंडिडेट, ये रेशियो निकाला जाएगा, ऑल इंडिया रैंक अपॉन टोटल कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर गेट इन दैट पेपर. उस ब्रांच में जिसमें भी आपने पेपर दिया होगा, सपोज आपने ईसी में पेपर दिया है, तो आपकी रैंक, सपोज आपकी रैंक है 532, ये आपकी ऑल इंडिया रैंक है, और अपॉन में सपोज टोटल नंबर जो स्टूडेंट्स का था जिन्होंने गेट का पेपर दिया था
इस पार्टिकुलर ब्रांच में जिसमें आपका ये स्कोर है वो सपोज 80,000 था, ओके, तो ये रेशियो निकाला जाएगा। मान लिया दूसरा बच्चा वो भी सेम ब्रांच का है, ईसी का है, ठीक है, तो ईसी में तो सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। अब उसकी जो ऑल इंडिया रैंक है वो 526 है सपोज, तो लो रैंक का मतलब अच्छी रैंक, जितना कम रैंक होती है, ठीक है, 1 रैंक को टॉपर माना जाता है ना, तो लो रैंक मतलब अच्छी रैंक। सो ऑब्वियसली उस बच्चे को जिसका ये रेशियो कम होगा प्रायोरिटी दी जाएगी, उसको ये सीट अलॉट होगी, ओके, जब भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आएगा। और अगर यहाँ पे कोई डिफरेंट ब्रांच के बच्चे हैं, ग्रेड स्कोर सेम है, जैसे ईसी का बच्चा है, ईसी का, और एक आईएन का स्टूडेंट है, ठीक है ना, दोनों का ग्रेड स्कोर 500 है, ठीक है, तो यहाँ पे जब ये रेशियो डिसाइड होगा, अब इसमें तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि भाई दोनों का 500 स्कोर है, ठीक है, दोनों एलिजिबल है उस ब्रांच में, फॉर्म फिल दोनों ने किया हुआ है, ठीक है, एक ही सीट मान ले कोई है जिसपे ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तब क्या करेंगे वो, उस बच्चे का ईसी में रैंक कितना है, वो रैंक अपॉन टोटल स्टूडेंट्स कितने थे ईसी में, ये रेशियो कंप्यूट करेंगे, और वही काम आईएन के लिए करेंगे, जो लो होगा उसको ये सीट अलॉट हो जाएगी, ओके। नाउ सपोज बाय चांस ये भी सेम आता है, वी हैव 2 स्टूडेंट्स जिनमें ये वाला रूल भी टाई हो जाता है, फर्स्ट टाई सेकंड टाई, तब क्या होगा, तब एल्डर का मतलब जिनकी डेट ऑफ बर्थ ओल्ड है, जो सीनियर हैं, ठीक है, जो बड़े हैं एज में, उनको ये सीट अलॉट की जाएगी, ठीक है, सीनियर सिटीजन फर्स्ट, ओके, 2 बच्चों में जिसकी एज ज्यादा होगी उस बच्चे को ये सीट अलॉट हो जाएगी। और सपोज अगर एज भी सेम है, डेट ऑफ बर्थ भी एग्जैक्टली सेम है दोनों बच्चों की, ये तीनों कंडीशन में डिसाइड नहीं हो पा रहा है, तब लास्ट का रूल क्या होता है, रैंडम नंबर जनरेटर, तब हम एल्गोरिथम का यूज करके या कोई एक रैंडम नंबर जनरेट होगा, ठीक है ना, वो रैंडम नंबर जिसका लोअर आएगा, दोनों बच्चों के लिए रैंडमली नंबर जनरेट किए जाएंगे, जिस बच्चे का नंबर लेस आएगा उस बच्चे को फिर ये सीट अलॉट होगी, ठीक है, ये बाय लक होगा लास्ट का स्टेप, ओके। सो दिस इज द अलॉटमेंट रूल मेंशन्ड बाय सीसीएमटी, किसी भी सीट पे किस तरीके से अलॉटमेंट करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, फी टू बी पेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर रेगुलर राउंड्स। तो पहला जो स्टेप हमने अभी डिस्कस किया था कि पहले आपको रजिस्टर करना है, ठीक है, रजिस्टर करने के बाद यू विल गेट द लिस्ट ऑफ अवेलेबल चॉइसेस एंड देन यू हैव टू पे फी। तो जो फी पे करनी है उस फी को क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन फी, वो कितना है, क्या उसका रूल है, ये समझ लेते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी है, नॉन रिफंडेबल फी है, ठीक है, ये रिफंड नहीं होगी आपकी, एडमिशन आपका हो या ना हो, सीट मिले या ना मिले, विड्रॉ करो या ना करो, ये रजिस्ट्रेशन फी जो है ये रिफंडेबल नहीं है, ये वापस नहीं होगी, ये काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए है और रेगुलर राउंड के लिए है। ये जो फर्स्ट 3 रेगुलर राउंड्स होंगे 1 2 3, उनमें जो आप पार्टिसिपेट कर रहे हो उसके लिए पेमेंट है ये आपका, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, नॉट रिफंडेबल। अब कितना फी है, 3000 है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए और 2500 है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए। वुमेन अपनी कैटेगरी के हिसाब से उनको फी पे करना है, अलग से कोई रिलैक्सेशन नहीं है वुमेन के लिए, ठीक है। वुमेन अगर जनरल कैटेगरी में है तो यही फी पे करनी है, वुमेन अगर एससी में है तो ये फी पे करनी है, अकॉर्डिंग टू कैटेगरी आपको फी पे करना है। और ये स्टार्टिंग में करना है बिफोर फिलिंग द चॉइसेस, जो भी मैंने आपको बताया था चॉइस फिलिंग करना है, उसके पहले आपको ये फी पे करना पड़ेगा, तभी आप चॉइस फिल कर पाओगे। उसके पहले विदाउट पेइंग द फी यू कैन ओनली सी द लिस्ट बट यू कैन नॉट फिल द चॉइसेस। नेक्स्ट, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। अब उसके बाद क्या होगा, देखो आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया फी पे करके और अपनी चॉइस आपने लॉक कर दी। अब जो डेट मेंशन्ड होगी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन वाउचर में सीसीएमटी की वेबसाइट पे आपको वो डेट सारी मेंशन होगी, उनको आप नोट कर सकते हो अपनी डायरी में, ताकि आपको याद रहे कि कब कौन सा रिजल्ट आएगा, कब क्या करना है, ठीक है ना। वो डेट्स आपको खुद अपने पास नोट करके याद रखनी है, ठीक है। तो जो फर्स्ट अलॉटमेंट होगा इसका, सीसीएमटी का जो फर्स्ट अलॉटमेंट होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड फॉर सीसीएमटी पेड फी एंड लॉग्ड सेव चॉइसेस चेक योर लॉगिन। आप उस फिक्स डेट पे, जो पहली फर्स्ट राउंड की डेट होगी अनाउंसमेंट की, उस डेट पे आप लॉगिन करोगे, उस लॉगिन में आपको सीट मिलेगी। और जैसे सीओएपी में क्या होता है, देखो सीओएपी में तो आपको बहुत सारे कॉलेज मिल जाते हैं, जैसे एक बच्चे को 15 कॉलेज अलॉट हुए, ठीक है ना, 15 ऑप्शन उसके पास आए, लेकिन सीसीएमटी में तो एक ही ऑफर मिलता है।
जो भी आपने लिस्ट फिल बनाई होगी ना अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट कि 1 पे मुझे ये रखना है, सेकंड नंबर पे ये रखना है, उस लिस्ट में से आपके पास मान लिया 100 टोटल चॉइसेस आपने फिल की, उसमें से एक चॉइस आपको अलॉट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू गेट स्कोर, ये जो मैंने क्राइटेरिया डिस्कस करा है। सपोज आपको 54th नंबर की जो चॉइस थी, दिस हैज बीन अलॉटेड इन द फर्स्ट राउंड, 54th नंबर की चॉइस आपको अलॉट हो गई, तो उसके जो नीचे वाली चॉइसेस है ना 55, 56, 57, ये सारी आपकी एलिमिनेट हो जाएंगी, इनमें आपका कोई अधिकार नहीं रहेगा, ये आपको रेगुलर राउंड में अगले नहीं मिलेंगी अब। ओके, अब आप केवल इनसे ऊपर जा सकते हो, मतलब 54th है तो 53rd, 52nd, 51, 50, 49 फर्स्ट तक, उनमें से जो है नेक्स्ट राउंड में आपको अलॉट हो सकती है, अपग्रेडेशन हो सकता है, बट डिग्रेडेशन नहीं होगा। इसके नीचे वाली चॉइस सारी खत्म हो चुकी हैं। तो यहां पे अब गेट स्कोर कम हो या ज्यादा हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो आपकी मोस्ट फेवरेट चॉइस होगी वो उतना ही ऊपर होनी चाहिए लिस्ट में, ठीक है ना। 1 पे सबसे फेवरेट चॉइस, देन सेकंड, देन थर्ड, इस तरीके से ही आपको अरेंज करना है। ऐसा नहीं करना कि लो स्कोर है, हाई स्कोर है, अकॉर्डिंगली मैं मैनेज कर लो, नहीं, जो चाहिए आपको वो सबसे टॉप पे, उसके बाद सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, इस तरीके से ही अरेंज करना है। अपनी फेवरेट टॉप पे रखनी है, जो कम फेवरेट है थोड़ा नीचे रखनी है, और जो बिल्कुल फेवरेट नहीं है सबसे लास्ट में, और जो आपको लेनी ही नहीं है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सपोज कुछ ऐसी ब्रांचेस होंगी, कुछ ऐसे कॉलेज होंगे इन विच यू आर नॉट इवन इंटरेस्टेड, मतलब अगर मिल भी जाए, कुछ भी हो जाए, आपको जाना ही नहीं है वहां पे, तो चाहे एडमिशन कहीं हो या ना हो, आप उसमें नहीं जाओगे। ऐसी चॉइस को आपको फिल भी नहीं करना है, क्योंकि एक बार वो अगर पहले ही राउंड में कोई एक चॉइस अलॉट हो गई, जो हो जाएगी ऑब्वियसली, अगर आप ऐसी कोई चॉइस लेते हैं, अगर वो अलॉट हो जाती है तो आपको फिर एक फी पे करनी पड़ती है, जिसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो फिर आप पहले राउंड से ही इन्वॉल्व हो गए, आपको फी पे करना पड़ा। लेकिन अगर आपने कम चॉइस भरी है, ऐसी चॉइस आपने एक्स्ट्रा चॉइस नहीं फिल की है जो आपको नहीं चाहिए, तो पहले राउंड में अगर आपको कुछ नहीं अलॉट हुआ तो एटलीस्ट आपको फी पे नहीं करना पड़ेगा पहले राउंड में। सेकंड राउंड का वेट करोगे, जब उसमें कुछ अलॉटमेंट आएगा जो आपका फेवरेट होगा, तब आप फी पे करोगे। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना है कि कितनी चॉइस हम भरें और कौन कौन सी चॉइस भरें, राइट। अब नेक्स्ट, ऑन अलॉटमेंट ऑफ ए सीट, जब आपको एक सीट अलॉट हो जाती है, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पे द सीट एक्सेप्टेंस फी। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, देखो कि आपने एक बार क्या कर लिया, काउंसलिंग में आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया था, फी पे कर दी थी, पहले राउंड का रिजल्ट आ गया, आपको एक सीट अलॉट हो गई सपोज। ओके, अब सीट अलॉट होने के बाद क्या होगा, कोई भी एक सीट आपको 54th नंबर की अलॉट हुई, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई। दो ऑप्शन बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, सीट अलॉटेड या नॉट अलॉटेड। फर्स्ट राउंड में सीट नॉट अलॉटेड, कुछ नहीं मिला आपको, कोई कॉलेज नहीं मिला, या फिर सीट अलॉटेड, ये दो केस बनेंगे। सो इफ नो सीट इज अलॉटेड देन यू डोंट वरी, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। ओके, आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट राउंड, सेकंड राउंड के लिए वेट करो, ठीक है। आपको कोई स्टेप नहीं लेना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा फॉर द सेकंड राउंड। ओके, और लेकिन अगर आपको एक सीट अलॉट हो जाती है फर्स्ट राउंड में, तब आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू पे द सीट एक्सेप्टेंस फी, भले ही आपको ये पसंद है या नहीं है, ठीक है। ये सीट जो आपको मिली है, ये आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है ना, ये बाद में डिसाइड होगा, पहले आपको सीट की एक्सेप्टेंस करनी ही पड़ेगी, इसकी फी पे करनी पड़ेगी, सीट एक्सेप्टेंस फी, ये हम बोलेंगे। ओके, उसके बाद ही आप आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। और उसके बाद विलिंगनेस आपका ऑप्शन आएगा कि क्या क्या आगे फर्दर स्टेप आप लेना चाहते हो, विलिंगनेस का ऑप्शन आएगा, उसको आपको चूज करना होगा, बताना होगा कि मैं ये चाहता हूं आगे। तो यहां पे अब ये जो मैंने अभी डिस्कस किया, सीट एक्सेप्टेंस फी, इनको नहीं पे करनी है। जिनको नथिंग अलॉटेड दे नीड नॉट टू पे दिस फी, अगर अलॉटेड तब आपको ये फी पे करना है। आगे क्या ऑप्शन है, ये सीट एक्सेप्टेंस फी कितना है और क्या है। ओके, फी टू बी डिपॉजिटेड बाय ए कैंडिडेट व्हेन ही एक्सेप्ट द सीट अलॉटेड टू हिम। अगर आपको कोई सीट मिली, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आपको ये फी पे करना पड़ेगा, ठीक है। और ये फी क्या है, आपकी इंस्टीट्यूट की फी है एक तरीके से, लास्ट में ये एडजस्ट हो जाएगी इंस्टीट्यूट फी में, और अगर एडमिशन नहीं मिलेगा तो रिफंड भी हो जाएगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक
ठीक है। अगर आपने एडमिशन ले लिया तो फी के अंदर एडजस्ट हो जाएगी, एडमिशन नहीं लिया लेटर स्टेज में तो कुछ डिडक्शन के बाद ये रिफंड भी हो जाएगी, ठीक है। ये रिफंडेबल है। जो आपका रजिस्ट्रेशन फी था 3000 दैट वाज नॉट रिफंडेबल, ओके। तो यहां पे घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको फी पे करनी है, ठीक है। एक सीट बुक हो रही है आपकी, आगे की स्टेज में मैं बताऊंगा क्या क्या करना है। अब ये कितना है, 30,000 और 10,000, ओके। तो इन कैटेगरीज के लिए 30,000 है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 10,000 है सीट एक्सेप्टेंस फी। ये आपकी सीरियसनेस को चेक करने के लिए है कि आप काउंसलिंग में सीरियसली पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जब आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दिया, उसके बाद आपको ऑनलाइन सबमिशन करना है। सारा डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद, फी करने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको ये ऑप्शन आएगा फ्लोट स्लाइड फ्रीज, ठीक है। आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, फी डिपॉजिट कर दी, और आपको राउंड 1 में सीट मिली हुई है, कोई एक सीट आपके पास है ऑलरेडी अभी इस टाइम पे राउंड 1 में। तो आगे आपको विलिंगनेस में क्या शो करना है, क्या ऑप्शन आएंगे, एक आएगा फ्लोट का, एक आएगा स्लाइड का, और एक फ्रीज का, ठीक है। ये जब आप फी पे करोगे, सीट एक्सेप्टेंस फी, ये तब आपको ये ऑप्शन दिखेंगे फ्लोट स्लाइड फ्रीज, राइट। इसके बाद अब इसमें फ्लोट क्या है, स्लाइड क्या है, फ्रीज क्या है, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि हमें इन तीन में से अगर चूज करना है तो क्या चूज करना है, ओके। ये सीट एक्सेप्टेंस फी जमा करने के बाद, ओके। तो पहले देख लेते हैं फ्लोट का मतलब क्या है, स्लाइड का मतलब क्या है, फ्रीज का मतलब क्या है। देखो, जो सीट आपको मिली है, अगर वो आपकी फेवरेट सीट है और आपको मतलब आप रेडी हैं उसको लेने के लिए, ठीक है, आप फर्दर अपग्रेडेशन नहीं चाहते, आप रेगुलर राउंड में आगे नहीं जाना चाहते, आप बस यही सीट चाहते हो, जो मिल गई दैट इज फाइन, आई एम हैप्पी विद दैट, ओके। आई एम हैप्पी विद द सीट अलॉटेड, आई डोंट वांट टू अपग्रेड माय अलॉटमेंट। अगले राउंड में मेरी सीट को अपग्रेड ना किया जाए, ठीक है ना, जो है मेरे पास वही मुझे चाहिए, तो फ्रीज का ऑप्शन आपको प्रेस करना है। अगर किसी बच्चे को फर्स्ट राउंड में वीएलएसआई मिल जाए त्रिची के अंदर, तो वो तो नहीं चाहेगा ना फिर उसको कुछ करना, वो तो छोड़ेगा नहीं उसको, तो उसको क्या करना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा उसको, अपनी सीट को फ्रीज कर लो वहीं पे, कि अब उसके बाद आप ऊपर की तरफ भी नहीं मूव कर सकते, नीचे की तरफ तो मूव कर ही नहीं सकते, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या आपके पास है कि अगर सपोज आपको कोई ऐसा कॉलेज मिल गया जो आपका फेवरेट कॉलेज है, ठीक है, आप उस कॉलेज में ही रहना चाहते हो, बट ब्रांच आपको नहीं मिली है सेटिस्फैक्ट्री, आप चाहते हो कि कॉलेज सेम रहे, बस ब्रांच मेरी अपग्रेड हो, मतलब त्रिची मिल गया आपको, एनआईटी त्रिची मिल गया, लेकिन ब्रांच जो है आपको वो मान लिया इंस्ट्रूमेंटेशन मिली है, आप चाहते हो कि मेरी अपग्रेड हो जाए और आगे मुझे कम्युनिकेशन या फिर वीएलएसआई मिल जाए, लेकिन कॉलेज कोई और चेंज ना हो, ऐसा ना हो कि मुझे इस कॉलेज की जगह कोई दूसरा कॉलेज मिल जाए, अलॉट हो जाए, ये आप नहीं चाहते हो। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्लाइड। स्लाइड का मतलब आई एम हैप्पी विद कॉलेज अलॉटेड बट वांट टू अपग्रेड माय ब्रांच, केवल ब्रांच अपग्रेड होगी, कॉलेज में कोई चेंज नहीं आएगा इफ यू चूज स्लाइड ऑप्शन। और फ्लोट का मतलब क्या है कि जो करंट अलॉटमेंट है उसकी फी तो आपने पे कर दी है अभी, बट आप चाहते हो कि उसके ऊपर जो ऑप्शंस आपने फिल किए थे चॉइसेस, उनमें से कोई भी चॉइस मुझे मिल जाए, ठीक है ना, मैं इसको अपग्रेड कराना चाहता हूं, किसी भी कॉलेज में हो, बस वो उन जो करंट चॉइस है आपको मिला हुआ अलॉटमेंट उसके अबव होना चाहिए, ठीक है ना, उसके ऊपर की तरफ आप किसी भी कॉलेज में कुछ भी मिल जाए आपको, ये आप चाहते हो, ठीक है ना, अपग्रेडेशन चाहते हो, तब आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लोट करना पड़ेगा। फ्लोट करोगे तो कॉलेज भी नया मिल सकता है आपको, ब्रांच भी नहीं मिल सकती है, लेकिन मिलेगी वो ऊपर की चॉइस, ठीक है, ऐसा नहीं कि नीचे की मिल जाएगी। जैसे 54th आपको मिला था अभी, तो जो यहां पे अगर आपने फ्लोट कर दिया तो जो सक्सेसिव राउंड्स होंगे उसमें आपको 53, 52 और 1 इनके बीच की ही कोई अलॉटमेंट होगी, वो कोई सी भी हो सकती है इनमें से, वो डिपेंड करेगा आपके गेट स्कोर पे और बाकी बच्चों के, ओके। तो ये तीन जो हमारे विलिंगनेस हैं, फ्लोट, स्लाइड, फ्रीज, इनका क्या मतलब है ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगला हमारा क्या पॉइंट है, ओडीवीसी, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। अब देखो, आपने ये विलिंगनेस शो कर दी, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, एंड वो डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई होंगे, ठीक है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद
यू विल गेट ए सर्टिफिकेट, ओके, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आपको अपने पास रखना होगा डाउनलोड करके। अब जब आप लॉगिन करेंगे, ठीक है, तो स्टेटस दिखाएगा इसका। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, जो भी टाइम मेंशन होगा ब्राउचर में, उसके हिसाब से आपको लॉगिन करने पे ये स्टेटस दिखाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट का क्या स्टेटस है। तो वहां पे क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। डॉक्यूमेंट वेरीफाइड ऑनलाइन फॉर मिनिमम एलिजिबिलिटी, मतलब वेरीफाई हो गए, ओके हैं, नो प्रॉब्लम, ओके, डन। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, सीट कैंसिल्ड, मतलब जो सीट आपको मिली थी पहले राउंड में, वो डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ थी, उसकी वजह से सीट कैंसिल हो गई है। बट वो गड़बड़ बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, इतनी बड़ी नहीं थी कि आपको काउंसलिंग से ही बाहर कर दिया जाए, ओके। मतलब आप अगले राउंड में जा सकते हो, एलिजिबल हो अगले राउंड के जाने के लिए, उससे पहले पहले अपने डॉक्यूमेंट को ठीक कर लो। यू आर एलिजिबल फॉर सब्सिक्वेंट राउंड्स, उसमें जाने से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट को करेक्ट करके फिर अगले स्टेप में चले जाओ। लेकिन यह सीट आपकी कैंसिल की जाती है इस राउंड में। फर्स्ट राउंड में जो मिली है वो कैंसिल की जाती है, अगले राउंड में डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस कर देना, फिर मिल जाएगी आपको, ओके। तो आप काउंसलिंग से बाहर नहीं हुए, ये इसका मतलब है। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, सीट कैंसिल्ड एंड नॉट एलिजिबल फॉर सब्सिक्वेंट राउंड्स। अगर डॉक्यूमेंट में कोई ऐसा फ्रॉड मिल गया उनको कि भाई आप तो एलिजिबल ही नहीं हो, आप तो ये काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते, तो आपने गलत किया हुआ है, आगे के राउंड में भी नहीं कर सकते, ठीक है ना, वो डॉक्यूमेंट आप ला ही नहीं सकते, उस केस में ये ऑप्शन रहेगा, ठीक है। आप काउंसलिंग से बाहर हो गए, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते काउंसलिंग में, कोई उसमें गड़बड़ है बड़ी आपके डॉक्यूमेंट में, क्लियर। तो ये तीन स्टेटस आपको दिखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली डॉक्यूमेंट आपके सही होंगे तो आपको तो यही दिखेगा, फर्स्ट नंबर वाला, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, ओके। अब जब आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिए, ये सर्टिफिकेट आपका वेरीफाइड हो गया, उसके बाद क्या होगा आपको चेंज ऑफ विलिंगनेस का ऑप्शन आएगा। अब देखो यहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो जाएगा आपका ना, उसके बाद ये ऑप्शन आएगा चेंज ऑफ विलिंगनेस। तो क्या है चेंज ऑफ विलिंगनेस, एक बार इसको पढ़ते हैं। हु हैव ऑलरेडी एक्सरसाइज देयर विलिंगनेस एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग। जब आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे उस टाइम पे आपने फ्लोट, स्लाइड या फ्रीज में से तीन में से कोई एक ऑप्शन चूज कर लिया था और आपके डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गए हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगले राउंड के लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपनी चॉइसेस को थोड़ा चेंज कर सकते हो, ओके। यहां पे एक नई चॉइस आपको दिखेगी इसके बाद, वो नई चॉइस क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं, ओके। चेंज ऑफ विलिंगनेस कब होगा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद। इसमें क्या क्या ऑप्शन आएंगे, इसमें अगर आपने सपोज अभी तक जो आपने विलिंगनेस शो किया था वो किया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले फ्लोट का, ठीक है ना। अब आप चाहते हो उसके बाद कि नहीं 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 फ्लोट गलत हो गया मेरे से, मैं उसको स्लाइड करना चाहता हूं, मतलब मैं कॉलेज नहीं छोड़ना चाहता अपना, ऐसा आपका मन है, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो फ्लोट को किसमें, स्लाइड में। ये आपको परमिसिबल होगा, ओके। फ्लोट को स्लाइड में कन्वर्ट किया जा सकता है इस स्टेप में। अगर आप चाहते हो कि नहीं नहीं फ्लोट कर दिया था मैंने पिछले अभी उसमें पिछले स्टेप में, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी सीट बुक हो जाए, मैं अब आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, तो आप फ्लोट को फ्रीज भी कर सकते हो। यह भी आपको परमिशन होगी कि फ्लोट को फ्रीज कर सकते हो आप, ओके। और अगला स्टेप यह है कि आप जो सीट आपको मिली है, आपने पहले फ्लोट कर दिया था लेकिन आप उस सीट से खुश नहीं हो, आपको लगता है कि मुझे चाहिए ही नहीं सीट, ये अगले राउंड में भी नहीं चाहिए, मैं सरेंडर करना चाहता हूं, तो आप सरेंडर कर सकते हो इस सीट को, फ्लोट को कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड। तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा। अगर आप सीट से हैप्पी नहीं हो तो यहां पे आप उसको सरेंडर करके अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सिंस आपने सीट को सरेंडर कर दिया तो नेक्स्ट राउंड में यू कैन नॉट गेट दैट सीट, जो पिछले राउंड में आपको मिला था आप तो सरेंडर कर चुके हो, तो अगले राउंड में अगर अपग्रेडेशन पॉसिबल होगा देन यू मे गेट न्यू सीट, बट इफ देयर इज नो अपग्रेडेशन यू हैव लॉस्ट योर प्रेजेंट सीट आल्सो, ओके। सरेंडर का मतलब वो तो गई आपकी सीट, अगले राउंड में अगर कुछ मिल पाया तो ठीक है, ओके, नहीं तो वेट करना पड़ेगा फिर सक्सेसिव राउंड का, क्लियर। वन मोर, स्लाइड को फ्रीज करना है। पिछले राउंड में आपने स्लाइड का ऑप्शन चूज किया था बट यू वांट टू फ्रीज दिस ऑप्शन, सो दिस इज परमिसिबल। इसके अलावा कोई और ऑप्शन एलिजिबल आपको परमिसिबल नहीं है, इसके अलावा रिवर्स में कोई चेंज परमिसिबल नहीं है।
यही चेंजेस अलाउड हैं और ये कब होंगे? आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो विलिंगनेस का मतलब आपको 2 बार चांस मिल रहा है, जिसमें पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम मिला था, ठीक है, वेरिफिकेशन से पहले, और जब वेरीफाइड हो गया सक्सेसफुली उसके बाद फिर ये ऑप्शन आएगा। और ये कोई कंपलसरी ऑप्शन नहीं है, आपकी मर्जी है। आप अगर चेंज करना चाहते हो देन आपको करना है। अगर आप जो डिसीजन ले चुके हो उसी में हैप्पी हो देन आपको कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है ना, ये ऑप्शनल है। क्लियर यहां तक का सारा प्रोसीजर। नेक्स्ट, सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड का मतलब क्या है, जो भी मैंने आपको मेंशन किया है इसके बारे में बता चुका हूं। विड्रॉ ऑफ अलॉटेड सीट। अब देखो यहां पे एक ऑप्शन ये भी है कि अगर आप सपोज सीसीएमटी की काउंसलिंग से ही विड्रॉ करना चाहते हो, यू डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड्स, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं यहीं पे एंड हो जाए, बस मैं नहीं चाहता पार्टिसिपेट करना आगे, तो आप क्या कर सकते हो, आप विड्रॉ का ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। अगर आपने विड्रॉ का ऑप्शन चूज किया तो काउंसलिंग से बाहर हो गए आप, ठीक है। जो आपकी फी है कुछ डिडक्शन के बाद जो आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे किया होगा वो वापस मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बहुत मिनिमम 1000 या 2000 के आसपास ही डिडक्शन होता है, तो उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा बट यू विल गेट बैक दैट। ओके, तो आप यहां पे विड्रॉ कर सकते हो काउंसलिंग से, लेकिन सपोज आपने विड्रॉ कर लिया रेगुलर राउंड नंबर 1 के जस्ट बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उसके बाद आपने विड्रॉ कर लिया मान लिया, ठीक है। अब बाद में आपका मन हुआ कि यार नहीं यार स्पेशल राउंड में मैं ट्राई करना चाहता हूं, तो मैंने तो पहले विड्रॉ कर लिया था, कैन आई पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड नाउ? यस यू कैन पार्टिसिपेट, ठीक है। दोनों अलग अलग हैं, जो आपके रेगुलर राउंड्स हैं 3 उनके लिए रजिस्ट्रेशन सेपरेट था, जो स्पेशल राउंड्स होंगे 2 उनके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। तो आप विड्रॉ आपने किया था, इवन देन यू कैन पार्टिसिपेट इन द स्पेशल राउंड्स, नो इशू। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि विड्रॉ के बाद सरेंडर के बाद आप स्पेशल राउंड में जा सकते हो, लेकिन आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका इंपॉर्टेंट, स्पेशल राउंड्स। अब देखो मैंने अभी जो बताया आपको वो इंफॉर्मेशन था हमारा स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन, एंटायर प्रोसीजर कैसे चलेगा ड्यूरिंग द रेगुलर राउंड्स। राउंड नंबर 1 2 3 ये हमारे क्या थे, रेगुलर राउंड थे, R1 R2 R3, और इनमें सेम पैटर्न चलेगा। सेम पैटर्न का मतलब क्या है कि अगर सपोज आपको सीट R1 में कुछ नहीं मिला, नो सीट अलॉटेड, इन राउंड नंबर 2 यू गोट ए सीट, तो आपको जो सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना होगा यहां पे करना होगा। जो ऑप्शन आपके आएंगे विलिंगनेस के, फ्लोट, स्लाइड या फ्रीज के, वो इसमें आएंगे। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो राउंड 2 के बाद होगा आपका, राउंड 1 में कुछ नहीं होना था आपका। सेम टाइप का पैटर्न जो यहां पे था वो यहां पे होगा। और अगर किसी बच्चे का ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, सपोज आपने राउंड 1 में आपको एक सीट मिला था, यू हैव पेड द सीट एक्सेप्टेंस फी एंड यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड, योर डॉक्यूमेंट्स हैव बीन वेरीफाइड, ओके, सारा कुछ आपका राउंड 1 में हो चुका है, तब राउंड 2 में आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। राउंड 2 में आपको भले ही नई सीट मिले, अपग्रेडेशन हो जाए, यू नीड नॉट टू पे एनी फी इन राउंड 2, ठीक है। जिनका राउंड 1 में फी पे हो चुका है उनको राउंड 2 में कोई फी पे नहीं करनी है। जो फ्रेश आएंगे, जिनको पहली बार अलॉटमेंट हुआ है, दे हैव टू पे द सीट एक्सेप्टेंस फी, ओके, बाकी बच्चों को नहीं करनी है। और सेम चलेगा R3 तक ये प्रोसीजर चलेगा। एंड राउंड 3 के बाद हमारे स्टार्ट हो जाएंगे स्पेशल राउंड्स। देयर आर 2 स्पेशल राउंड्स जो कब से स्टार्ट होंगे, 19 जुलाई, 19 जुलाई से स्पेशल राउंड होंगे, स्पेशल राउंड 1, स्पेशल राउंड 2। अब यहां पे क्या होगा, स्पेशल राउंड में आपको स्पेशल राउंड के लिए कौन उसमें पार्टिसिपेट कौन कर सकता है, देखो पहले तो कि भाई स्पेशल राउंड में कौन कौन जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये तो डाउट आता है कि मैं उसमें स्पेशल राउंड में जा सकता हूं कि नहीं, मुझे वहां पे एक सीट मिल गई है राउंड 1 में, अब मैं स्पेशल राउंड में जा सकता हूं कि नहीं, मैंने विड्रॉ कर लिया है, ठीक है, मैंने सरेंडर कर दी है सीट, या मेरे पास सीट है, एडमिशन मेरा हो गया है, सब कुछ हो गया है, क्या मैं राउंड स्पेशल राउंड में जा सकता हूं। सारे डाउट स्पेशल राउंड के बच्चों के ज्यादातर आते हैं, तो इनको क्लियर कर लेते हैं। इन्होंने जो एलिजिबिलिटी दी है स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसमें इन्होंने 4 डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4।
यू विल लाई इन एनी वन ऑफ दीज 4 कैटेगरीज। इन 4 टाइप में से आप किसी एक टाइप के अंदर होंगे और आप अप्लाई कर सकते हो स्पेशल राउंड में, ठीक है। अब ये टाइप कौन कौन से हैं, एक बार हम इसका डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले जो फी पे करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फी टू बी पेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेशल राउंड्स। अब देखो, जो पहले आपने रेगुलर राउंड के लिए फी पे की थी वो सेपरेट थी, यहां पे स्पेशल राउंड के लिए फिर से आपको फी पे करना पड़ेगा, ठीक है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और चॉइस, अब क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई चॉइस जो पहले फिल कर दी थी वही चलेंगी क्या? नहीं, फिर से आपको अपनी चॉइस देनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पे स्पेशल राउंड में सीट्स आपको दिखेंगी, हाउ मेनी सीट्स आर अवेलेबल, अकॉर्डिंगली आप अपनी चॉइस फिल करो, नई चॉइस बनाओ फ्रेश। ओके, तो ये डाउट क्लियर हुआ कि स्पेशल राउंड में फिर से आपको चॉइस फिलिंग करना होगा और फिर से अगेन यू हैव टू पे द रजिस्ट्रेशन फी। ओके, अब यहां पे एक तो रजिस्ट्रेशन फी हो गया, एक हो गया एसआर पार्टिसिपेशन फी, 2 हो गई, बोथ टू बी पेड, दोनों पे करनी होती हैं, एक रजिस्ट्रेशन फी और एक स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फी। अब ये रजिस्ट्रेशन का मतलब तो रजिस्ट्रेशन वाली कि आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो काउंसलिंग में, ये हो गई। ये क्या है इसके बारे में मैं बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फी कितना है, 3000 सेम और 2500 सेम, जो पहले रेगुलर राउंड में था सेम तरीके का है और नॉन रिफंडेबल है, ये वापस नहीं होगी, ना वो पुराने रजिस्ट्रेशन की वापस होगी रेगुलर राउंड की, ना ही स्पेशल राउंड की फी आपकी रिफंड होगी, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेशन फी है वो क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। ये 40,000 तो है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए और 15,000 है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए। अब ये किनको पे करना है, ये किसको पे करना है? जो बच्चे रेगुलर राउंड में ऑलरेडी सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर चुके हैं और साथ में एक और फी वहां पे होती है, ठीक है ना, वो फी पे कर चुके हैं टोटल 40,000 की, उन बच्चों को स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फी 40,000 वाली पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको 30,000 पहले देना, 40,000 फिर से देना, नहीं, आपका 30,000, ठीक है, पहले सीट एक्सेप्टेंस फी और एक पार्शियल एडमिशन फी होता है पीएएफ 10,000 का, वो आपने पहले जमा कर दिए, डिपॉजिट कर चुके हो, तो आपको कोई फी पे नहीं करनी। यहां पे स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन की आपको फी पे नहीं करनी है। किनको करनी है? जिन्होंने अभी तक कोई फी पे नहीं करी है, जो पहली बार इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, या जिनको कोई सीट अलॉट ही नहीं हुई थी रेगुलर राउंड में, ठीक है, तो उनको पहली बार इसमें पार्टिसिपेट करना है, फर्स्ट टाइम उनको फी पे करनी है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को ही ये फी पे करनी है। क्लियर? ये आपको कंफ्यूजन, कुछ बच्चों का डाउट आता है कि भाई पहले मैं 30,000 पहले पे करूंगा रेगुलर राउंड के लिए, फिर स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन में फिर से मैं 40,000 करूंगा क्या? तो उनको नहीं करना, वो आपकी एडजस्ट हो जाएगी, पुरानी फी जो ऑलरेडी आप पे कर चुके हो वही मानी जाएगी, यहां पे एडजस्टेबल है इसके साथ वो। क्लियर? और ये फी जो है ये भी आपकी एडमिशन फी में एडजस्ट हो जाएगी लेटर ऑन। अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो ये फी आपकी एडमिशन फी के अंदर कवर हो जाएगी। अगर एडमिशन नहीं मिलता है या आप विड्रॉ कर लेते हो, ठीक है, तो कुछ डिडक्शन के बाद आपको ये भी वापस मिल जाएगी, तो इसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब ये जरा एक बार पढ़ लो ध्यान से, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहां पे लिखे हैं। इफ ए स्टूडेंट हैज ऑलरेडी पेड एसएएफ एंड पीएफ, ठीक है, सीट एक्सेप्टेंस फी एंड पार्शियल एडमिशन फी, ये दोनों फी अगर आप ऑलरेडी पे कर चुके हो रेगुलर राउंड्स में, देन दैट फी विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स एसआर पार्टिसिपेशन फी, तो ये ऑटोमेटिकली यहां पे एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है, आपको इसको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी बच्चे ने केवल सीट एक्सेप्टेंस फी डिपॉजिट किया था 30,000 और जो पार्शियल एडमिशन फी है वो नहीं डिपॉजिट किया था, तो उसको यहां पे वो बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, टोटल 40,000 बनाना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो अगर पीएफ पहले नहीं डिपॉजिट हुआ था, केवल एसएएफ हुआ था, तो आपको पीएफ डिपॉजिट करना पड़ेगा बस 10,000 जनरल के लिए और 5,000 एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए। तो ये हमारा स्पेशल राउंड रजिस्ट्रेशन फी और पार्टिसिपेशन फी का कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्या है ये और किनको पे करना है। नाउ जो मैंने अभी डिस्कस किया था कि इसमें टोटल 4 टाइप्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं स्पेशल राउंड्स में, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो टाइप 1 में कौन बच्चे आएंगे देख लो एक बार जरा। कैंडिडेट्स हु डिड नॉट रजिस्टर फॉर सीसीएमटी रेगुलर राउंड्स,
मतलब ऐसे बच्चे जिन्होंने सीसीएमटी के रेगुलर राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ठीक है ना, उन्होंने ना रजिस्टर किया, कुछ नहीं किया उन्होंने, ठीक है, कोई फी पे नहीं करी, ऐसे बच्चे डायरेक्टली मतलब जो स्पेशल राउंड में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, अलाउड हैं। ये क्वेश्चन भी बच्चों का रहता है कि सर रेगुलर राउंड में अगर नहीं गया तो क्या सीधा स्पेशल राउंड में जा सकता हूं? यस, यू कैन गो, नो प्रॉब्लम, ओके, यू कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड। तो वो टाइप 1 के ऐसे सारे बच्चे हो गए। नाउ टाइप नंबर 2, टाइप 2 में कौन से आएंगे? कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन सीसीएमटी रेगुलर राउंड, जिन्होंने रेगुलर राउंड में पार्टिसिपेट किया था एंड गोट एडमिटेड ऑन ए सीट, और उनको सीट भी मिल गई है, इवन इफ दे हैव विथड्रॉन लेटर, हालांकि बाद में भले उन्होंने इसको विड्रा क्यों ना कर लिया हो, विल बी एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द स्पेशल राउंड्स बाय डूइंग फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। मतलब आपने पार्टिसिपेट कर लिया था पहले रेगुलर राउंड में, आपको सीट मिल गई, अब उसको आपने रिटेन किया हुआ है या विड्रा किया, जो भी किया हुआ है, आप स्पेशल राउंड में तब भी जा सकते हो। तो सभी बच्चे जा सकते हैं जो एलिजिबल है ना, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सभी बच्चे सीधा रेगुलर स्पेशल राउंड में जा सकते हैं, ओके। तो ऐसा डरने की जरूरत नहीं कि अगर मेरी सीट बुक हो गई पहले राउंड में, स्पेशल रेगुलर राउंड में, स्पेशल में मुझे कुछ और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी है तो मैं उसमें जा ही नहीं पाऊंगा। आप जा सकते हो, भले आपके पास एक सीट है, अलॉटेड सीट है, तब भी आप स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ओके। ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है। अब एक और यहां पे नोट लिखा हुआ है, देखो क्या है वो, कैंडिडेट्स एडमिटेड इन द फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड नॉट विथड्रॉन। मतलब एक अच्छी चीज है ये उन बच्चों के लिए जिनको कोई सीट मिल चुकी है। सपोज आपको एनआईटी सूरतकल के अंदर कंप्यूटेशनल डाटा साइंस ब्रांच मिली है, ठीक है, मान लिया एनआईटी सूरतकल के अंदर आपको कंप्यूटेशनल डाटा साइंस ब्रांच मिल चुकी है। अब आप लेकिन चाहते हो अपग्रेडेशन थ्रू स्पेशल राउंड्स, यू वांट टू पार्टिसिपेट, सो यू कैन पार्टिसिपेट। आपके पास एक ऑलरेडी सीट है, इवन देन यू कैन पार्टिसिपेट। नाउ व्हाट विल हैपन, अगर आपको जब आपने पार्टिसिपेट कर लिया, चॉइस फिलिंग कर दी, जब रिजल्ट आएगा स्पेशल राउंड का, अगर आपको कोई उसमें नई सीट मिल जाती है, न्यू सीट यू गॉट, तो पुरानी सीट गई, ये जो है आपके पास, ये आपके पास नहीं रहेगी, नई सीट मिल गई है क्योंकि आपने विलिंगनेस दिखाई है कि भाई मैं फिर से जा रहा हूं स्पेशल राउंड में और ये मेरी चॉइसेस हैं, उसमें आपको मिल गई सीट, तो पुरानी सीट पे आपका अधिकार खत्म हो गया, कैंसिल हो जाएगी, ओके। बट अगर सपोज ये सीट आपके पास है और आप स्पेशल राउंड में गए, ठीक है, और वहां पे कोई सीट नहीं, आपको नहीं मिल पाई, अवेलेबल नहीं है कोई सीट आपके लिए सपोज, तो क्या होगा इस सीट का, ये रिटेन रहेगी आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे बच्चे तो आराम से इसमें रिस्क ले सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी सीट है, ठीक है ना, वो बच्चे। लेकिन अगर मतलब चॉइस वही भरना जो श्योर लेना चाहते हो, इससे ऊपर की चॉइस, ऐसा ना हो कि कुछ भी भर दिया, अगर कुछ भी रैंडमली भर दोगे तो प्रॉब्लम आएगी, फिर क्या, अच्छी सीट आपके हाथ से निकल जाएगी, कोई खराब सीट मिल जाएगी आपको स्पेशल राउंड के थ्रू। तो स्पेशल राउंड में लिमिटेड चॉइस भरना है, ठीक है, अपने मेंटर से, टीचर से कंसल्ट करके भरना है स्पेशल राउंड के अंदर कि कौन कौन सी चॉइस में भरूं, लिमिटेड रखनी है, जिनमें श्योर हो कि इनमें लेना है अगर एडमिशन मिलता है तो, और ये इससे बेटर है, उन्हीं को फिल करना है वहां पे, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सभी को समझ में आया होगा। टाइप 2 में कौन बच्चे हैं ये हमारा कवर हो गया। उसके बाद टाइप 3 में कौन से बच्चे आएंगे, देखो जो बच्चे रेगुलर राउंड में पार्टिसिपेट किए थे बट उनको कोई भी सीट नहीं मिली रेगुलर राउंड में, अब उनको स्पेशल राउंड में जाना है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, जा सकते हो, ठीक है। जिनको अभी रेगुलर राउंड में कुछ नहीं मिला वो स्पेशल राउंड में जा सकते हैं और वहां पे पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। और टाइप नंबर 4, कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन सीसीएमटी रेगुलर राउंड्स गोट ए सीट अलॉटेड, हाउएवर द सीट गोट कैंसिल्ड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब जो मैंने आपको ऑप्शन दिखाए थे कि जो सर्टिफिकेट निकलता है आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड का, उसमें 3 ऑप्शन आते हैं और वहां पे क्या लिखा हुआ है कि भाई आपका डॉक्यूमेंट जो है उसमें कुछ गड़बड़ मिली, आपकी पुरानी सीट कैंसिल हुई, लेकिन आप एलिजिबल हो फर्दर राउंड्स के लिए, तो ऐसे बच्चे जा सकते हैं किसमें, स्पेशल राउंड में। वो किसमें कवर होंगे, टाइप 4 में कवर होंगे।
फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। तो ऑलमोस्ट सारी कैटेगरी कवर हो गई। अब जिसके बाद डिग्री ही नहीं है बीटेक की, ठीक है, मान लिया बीए कर रखा है बच्चे ने, तो उसके तो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं होंगे, वो नहीं जा सकता। क्लियर? मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो तो फुलफिल करना पड़ेगा आपको। नाउ फाइनल रिपोर्टिंग आफ्टर स्पेशल राउंड्स। अब लास्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, जिन बच्चों को भी सीट फाइनली मिल जाती है, ठीक है, और वो फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट में फिजिकली उनको जाना पड़ेगा, एक बार अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे लेके जाना पड़ेगा। ओके, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके सारे आपको लेके फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा, जो डेट आपको दी जाएगी इंस्टीट्यूट की तरफ से या सीसीएमडी की तरफ से। ओके, जो कॉलेज आपको अलॉट होगा। अगर आप उस डेट पे नहीं पहुंच पाते हो वहां पे और डॉक्यूमेंट आप नहीं सबमिट करते ओरिजिनल वहां पे जाके, तो आपकी सीट फिर कैंसिल हो सकती है उसी स्टेज में। ओके, सो बी केयरफुल अबाउट इट। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो, ओरिजिनल सर्टिफिकेट स्पेशली ये किसके लिए है, जो कॉलेज के सर्टिफिकेट होते हैं तो वो डिमांड करते हैं कि आपके सर्टिफिकेट इधर इन इंग्लिश और हिंदी, दो लैंग्वेज ही परमिसिबल हैं। जो भी सर्टिफिकेट आपकी डिग्री है, मार्कशीट है, ठीक है, वो सारे के सारे या तो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो। अगर किसी और लैंग्वेज में है आपके सर्टिफिकेट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने एचओडी से या अपने प्रिंसिपल से या डायरेक्टर से, जो भी उसका अधिकार ऑफिसर होगा कॉलेज में आपके, ठीक है ना, उनसे आपको इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन कराना पड़ेगा या हिंदी में ट्रांसलेशन कराना पड़ेगा और उनसे साइन करा के सर्टिफाइड करा के तब आपको लेके जाना पड़ेगा। ओके, किसी भी लोकल लैंग्वेज में अगर आपके सर्टिफिकेट है, बीटेक का डिग्री, मार्कशीट या कोई भी सर्टिफिकेट ऐसा जो लोकल लैंग्वेज में है, इंग्लिश और हिंदी में नहीं है, उस केस में आपको अपने कॉलेज से, बीटेक वाले जो कॉलेज है आपका बी वाला, वहां से, ठीक है, डायरेक्टर से या प्रिंसिपल से, जो भी वहां पे अथॉरिटी ये काम करती होंगी, उनसे एक उसका ट्रांसलेशन कराना पड़ेगा, इंग्लिश वर्जन लाना पड़ेगा और उस पर उनके साइन होने चाहिए। ओके, ये हमारा लास्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सीसीएमडी के बारे में काफी इंफॉर्मेशन जो यूजफुल आपके लिए रहेगी वो मिल गई होगी। ठीक है, आगे के डाउट्स आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।